नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे नासक हीरे के बारे में, क्योंकि एक ऐसा हीरा था जिसके बारे में यह कहा जाता था कि ये जिसके पास गया है उसने इसको बर्बाद कर दिया। जी हाँ, ये हीरा वहीं से निकला था जहां से कोहिनूर का जन्म हुआ। शिव की तीसरी आंख से निकलने के बाद इस हीरे को कोई भी अपना नहीं बना पाया। हिटलर से बचाने के लिए इसे आधी दुनिया का चक्कर लगाना पड़ा। इस पर बर्बादी के इल्जाम भी लगे। ये गोलकुंडा की कोख से निकलकर एक हीरे की कहानी है, वही जगह जहां से कोहिनूर का जन्म हुआ। इस हीरे के बारे में मशहूर है कि शिव की तीसरी आंख से निकलने के बाद इस हीरे को कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं बना पाया है। कभी हिटलर से बचने के लिए इस हीरे ने आधी दुनिया का चक्कर लगाया, तो कभी किसी राजा की तलवार की मूठ बने इस हीरे पर बर्बादी के इल्जाम लगे। जी हाँ, आपको हम आगे इस हीरे के बारे में बताएंगे कि इस हीरे में और क्या क्या नया खास है। अमेरिकी बैंकर और इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन एंड कंपनी के फाउंडर के बेटे जेपी मॉर्गन जूनियर के एक बेटे ने हीरा खरीदा। यह हीरा कोई मामूली हीरा नहीं था, बल्कि यह हीरा दुनिया के 24 सबसे बेशकीमती हीरों में शामिल था। बड़े शौक से उन्होंने इस हीरे को एक हार में जड़वा दिया और अपनी पत्नी को तोहफे के रूप में दिया। उनकी पत्नी को हीरा काफी पसंद आया। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे पहनने के कुछ दिन बाद ही उनके जीवन में मुश्किलें बढ़ने लगीं। तबीयत खराब होने लगी, उनके परिवार की माली हालत खराब होने लगी। कुल मिलाकर उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इन सब चीजों के लिए कुछ लोग हीरे को शाप को जिम्मेदार मानते हैं। दरअसल ये हीरा एक ऐसा वैसा हीरा नहीं था। इस हीरे ने सदियों से राजा महाराजा से लेके आम आदमी तक सबको कौतूहल से भर रखा था। अब बात करेंगे ये हीरा कहां से आया था। भारत के दक्षिण में एक राज्य है तेलंगाना। सूबे की राजधानी हैदराबाद से 7 मील दूर एक जगह है गोलकुंडा। दुनिया में अपने हीरो के लिए पहचाने जाने वाले गोलकोंडा में कोल्लूर खदान से बढ़कर एक नायाब हीरे निकाले गए। 16वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक हीरो का गढ़ बना रहा ये खदान, और अब ये शायद बंद भी हो गई है। यहाँ से निकले हीरे का अपना एक विशेष रंग और रूप होता है। कोहिनूर के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। कोहिनूर भी गोलकुंडा के कोख से निकला है। इसके अलावा होप, रिजेंट जैसे हीरे भी गोलकुंडा ने ही दिए हैं। 19वीं शताब्दी में साउथ अफ्रीका में हीरो की खदान मिलने से पहले पूरी दुनिया में गोलकुंडा ही हीरो का सप्लायर था। अब बात करेंगे कि गोलकुंडा की कोहिनूर खदान के बारे में। पहले गोलकुंडा की बात कर लेते हैं। आज भारत हीरा तराशने का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां दुनिया की लगभग 90% हीरे तराशे जाते हैं। लेकिन सूरत के तराशने के केंद्र या मुंबई के विशाल हीरा एक्सचेंज में इन हीरो को काटने, बेचने या खरीदने वाले ज्यादातर लोग शायद इस बात से अनजान हैं कि अतीत में यह देश हीरो का देश रहा है, प्रमुख स्रोत भी रहा है। आपदा बड़े पत्थरों और व्यापारी रहे हैं, जिनके बारे में उन्हें आशा है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर उनका संबंध भारत के प्रसिद्ध गोलकुंडा खदानों से हो सकता है, जिसे उन्हें अधिक कीमती मिल सकती है। गोलकुंडा की खदान भारतीय इतिहास के आभूषण में चमकती हुई एक अनमोल धरोहर है। दक्षिण भारत की धरती पर स्थित ये खदानें कभी रत्नों की अद्भुत दुनिया का केंद्र थी, जहां से निकलते थे अत्यंत मूल्यवान हीरे और रत्न। गोलकुंडा का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक चमकदार दृश्य उभरता है, जिसमें काले रहस्यमय गुफाएं और वहां छुपे खजाने का स्वप्न दृश्य दिखाई देता है। ये खदानें केवल खनिजों की खदानें नहीं थीं, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव की भी पहचान थी, जो अपने आप में एक कालजयी काल का उदाहरण रहा है। और यह उदाहरण एक पेश करता है। इन खदानों की खुदाई का तरीका भी कुछ दिलचस्प रहा है, मानो इन गुफाओं में प्रकृति ने एक विशाल जादुई तिजोरी छुपा दी हो। खदानों के भीतर की गहराई में अंधेरे और ठंडे वातावरण के बीच मेहनतकश श्रमिकों ने जटिल सुरंगों और गुफाओं के नेटवर्क को खोदा।
इन गुफाओं की संरचना अद्भुत और आश्चर्यजनक थी, जो आज भी हमें उस समय की तकनीक दक्षता को याद दिलाती है। गोलकोंडा की खदानें सिर्फ व्यापारिक समृद्धि का प्रतीक नहीं थी, बल्कि इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक महत्वता भी बहुत गहरी थी। यहाँ की वाणिज्यिक गतिविधियों ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया, बल्कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी एक नया आयाम जोड़ा। यहाँ के व्यापारी, कलाकार और शिल्पकार इन खदानों से प्राप्त रत्नों के माध्यम से विश्व भर में अपने कला का लोहा मनवाने लगे। इस गोलकुंडा से निकला एक नायाब हीरा, जिसका नाम था नासिक। इसका नाम महाराष्ट्र के मशहूर शहर नासिक के नाम पर पड़ा। गोलकुंडा से 16वीं शताब्दी से निकले इस हीरे का पहला मालिक बना कुतुब शाहवर। लेकिन 1987 में, माफ कीजिएगा 1687 में मुगलों ने गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया। और जैसे कि उस दौर में होता था कि राजा आपका जो संपत्ति है, उस तरीके से नासिक की अगली हुक्मरान बनी मुगलिया सल्तनत। लेकिन समय के पहिए में हर राजा और सल्तनत को एक बार तो पहिए के नीचे आना ही होता है। मुगल वंश कमजोर होने लगा और 18वीं शताब्दी में ये हीरा मराठाओं के हाथ लग गया। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद उनके बेटे बालाजी बाजीराव मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। बालाजी को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था। नाना साहेब ने 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मंदिर बन जाने के बाद नाना साहेब ने मंदिर को अनेक रत्न और जेवरात दान किए, जिसमें नासिक हीरा भी शामिल था। इस हीरे को त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति की एक आंख के रूप में स्थापित किया गया। यहाँ इस हीरे को केवल एक आभूषण के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य तत्व के रूप में पूजा जाता था। लोगों की इस आस्था की लोक कथाओं के अनुसार इस हीरे पर महादेव का आशीर्वाद था। ये उस इलाके को खतरों से बचाता था और कहा जाता था कि जब सूर्य की पहली किरण इस हीरे पर पड़ती है तो उसकी चमक से पूरे मंदिर में रोशनी हो उठती है। इस हीरे के प्रति आस्था इतनी गहरी थी कि इसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते थे। लेकिन इतिहास की नियत में सब कुछ नियत कहाँ होता है। मराठा और अंग्रेजों के बीच 18वीं शताब्दी में कई लड़ाइयां हुई, जिन्हें एंग्लो मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तीसरे और आखिरी एंग्लो मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया। इस तरह मराठाओं के राजा का सूर्य अस्त हुआ। इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से इस हीरे को चुरा लिया और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हीरा मंदिर से हटा, क्षेत्र में समृद्धि और शांति भी उसी के साथ चली गई। हीरे को कंपनी के गवर्नर जनरल हास्टिंग को सौंप दिया गया, जो उस लंदन ले जाने लगे। चमक बढ़ी, भारतीय पहचान खोती गई। लंदन भेजे जाने के बाद नासिक को वहां ज्वेलरी मार्केट में बेच दिया गया। लेकिन भारत में इतना मान सम्मान पाने वाले इस हीरे को ब्रिटेन में बेकदरी मिली। बाजार में इसमें ज्यादा उत्सुकता नहीं देखी गई। उसे वहां खुरदुरी सतह वाले बिना चमक वाले ठोस चीज की संज्ञा दी गई और इसे लंदन के बड़े नामी ज्वेलर रेंडल एंड ब्रिज ने खरीदा। वे इंग्लैंड के राजा जौहरी भी थे। लेकिन इसकी कीमत लगी मात्र 3000 पाउंड, करीब 3,25,000 रुपए। जिसे समय ये बाजार में आया था, उस समय ये हीरा 89 कैरेट का था, जिसे रेंडल और ब्रिज ने तराश कर कैरेट का कर दिया था। तराशने के बाद हीरे की चमक तो बढ़ गई, लेकिन उसकी मूल भारतीय पहचान खो गई। जी हाँ, इसके बाद यह हीरा ब्रिटिश उच्च समाज में एक प्रतिष्ठित वस्तु बन गया। इंग्लैंड में तराशने के बाद इसके पहले मालिक बने ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर। उन्होंने अपने तलवार के जत्थे पर इस हीरे को लगवाया और इसके बाद उनकी तलवार उत्सुकता का केंद्र बन गई थी। हर कोई उनकी तलवार पर एक नजर भर लेना चाहता था। लेकिन इस हीरे को अपनाने के कुछ समय बाद ही ड्यूक का जीवन अचानक दुर्भाग्य और विवादों से भर गया। पत्नी के साथ अनबन और पारिवारिक समस्याएं बढ़ने लगी। लोगों ने इसका दोष इस हीरे को दिया।
इस हीरे को शापित करा दिया गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह हीरा जिस भी घर में जाएगा उसे तबाही मिलेगी। नाशक हीरे के साथ जुड़ी शाप की कहानियां तेजी से फैलने लगी। जहां भी यह हीरा जाता वहां के लोगों के जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती। कुछ लोग यह कहते कि इस हीरे में एक अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो इसे पाने वाले हर व्यक्ति से अपना बदला लेती है। इस हीरे को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। कोई कहता कि इस हीरे को छूने से बर्बादी निश्चित है। अब इस इत्तेफाक कहें या कुछ और, लेकिन चाहे ड्यूक ऑफ वेस्टमिनिस्टर हो या जेपी मॉर्गन जूनियर, जिसने भी इस हीरे को छुआ है वह बर्बाद जरूर हुआ है। उसके जीवन की गाड़ी बेपटरी हो गई है। इन्हीं सब घटनाओं के बाद हीरे को शापित होने की बात पर और बल मिला। कहानी आगे बढ़ती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की निगाहें सिर्फ यूरोप के देशों पर नहीं थी, बल्कि दुनियाओं के कई बेशुमार रत्न, मूल्यवान पेंटिंग और ऐतिहासिक सामान पर भी थी। ऐसे में कई रत्न ऐतिहासिक महत्व की चीजों में छिपा दिया गया था, जिससे वो नाजी सेना के हाथ न लगे। छिपाए गए रत्नों में नाशक हीरा भी शामिल था। कोई कहता है कि इंग्लैंड के दूर दराज के इलाकों में छिपाया गया था इसे। कुछ लोग कहते हैं इसे दूसरे देश ले जाया गया था। उस समय यह हीरा वास्तव में कहां था, यह तो रहस्य की बात है। कई साल गायब रहने के बाद 20वीं शताब्दी के अंत में नाशक आदि दुनिया का चक्कर लगा चुका था। चक्कर लगाकर अमेरिका में यह पाया गया। अमेरिका में नाशक के पुराने वैभव लौटने के दिन थे। 1930 में इसे दुनिया के सबसे 20 मूल्यवान और महान हीरो में शामिल किया गया। 1929 और 1930 में 2 बार इसे हीरे को चोरी करने की कोशिश भी की गई, लेकिन 2 बार यह कोशिश असफल हुई। अमेरिका के मशहूर जौहरी हैरी विस्टन की नजर भी इस नाशक पर पड़ी। विस्टन को हीरो का राजा कहा जाता था। उन्होंने पूरी शिद्दत से इसे तराशा और आखिरकार ये हीरा 43.38 कैरेट के अपने मौजूदा स्वरूप में आ गया। हर बार तराशने पर की जाति घटती गई, लेकिन उसकी ताकत नहीं। ताकत, चमक और ताकत उसे चाहने वालों की कभी नहीं घटी। 1970 में इसे $5 लाख यानी करीब 4 करोड़ 20 लाख रुपए में कारोबारी एडवर्ड हैंड द्वारा खरीदा गया। उस समय यह किसी भी हीरे के ऑक्शन में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी रकम थी। जब यह हीरा मंदिर से चोरी हुआ तब से अभी तक इसे कई लोगों ने खरीदा, लेकिन यह किसी के पास भी नहीं टिका। इस बारे में एक रोचक लोक कथा है, जिसमें कहा गया है कि यह हीरा कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। यह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पर भटकता रहेगा, जब तक कि इसे अपना मूल स्थान त्र्यंबकेश्वर मंदिर में वापस नहीं मिल जाता। ये भविष्यवाणी बताती है कि इस हीरे की यात्रा एक ऐसा चक्र है जो उसकी वापसी के साथ ही पूरा होगा और इसके वापस आते ही नासिक में दोबारा से खुशहाली आ जाएगी। फिलहाल वक्त के लिए हीरा कहां से आया, इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। 1977 के बाद सऊदी के राजा ने इस हीरे को किसी प्राइवेट कलेक्टर को बेच दिया था। प्राइवेट कलेक्टर माने तो वो लोग जो निजी तौर पर इतिहास और बहुमूल्य चीजों को बटोरते रहते हैं। इतिहास एक गूढ़ और रहस्यमय पुस्तक है, जिसमें कई पन्ने समय की धूल में दबे हुए हैं। ये पन्ने हमें अतीत की कहानियां, संस्कृतियां और विविधता और मानवता की अद्वितीय यात्रा कराते हैं, यात्रा की झलकियां प्रदान करते हैं। इतिहास की इन बहुमूल्य चीजों का संकलन जो काल के साथ धुंधला या खो गया होता है, हम सबके लिए एक बहुमूल्य धरोहर का काम करता है। सन 1977 के बाद से ये हीरा उसी प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा है। भारत में कुछ समय पहले इसको वापस लाने की बात शुरू हुई थी, जैसे कोहिनूर की बात शुरू हुई थी। बहरहाल नाशक हीरे की कहानी को सिर्फ एक कीमती रत्न की यात्रा तक महमूद कर देना इतिहास के साथ एक अन्याय है। ये एक ऐसी रहस्यमय और अद्भुत गाथा है जो सदियों से लोगों को रोमांचित करती आई है, उसकी जागरूकता का केंद्र बनी है। चाहे ये हीरा कहीं भी हो, इसकी चमक से हमारे किस्सों में रोशनी आती रहेगी।
इतिहास की चीजों को संकलित करना केवल पुरानी वस्तुओं को संग्रहित करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव है। सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव का और अतीत की कहानियों से जोड़कर रखती हैं, जैसे हमें नासक हीरे ने जोड़ रखा है। फिलहाल ब्लैक बॉक्स में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।